हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 जो हमारा 11th क्लास का है उसके पार्ट सेकंड की बात करेंगे, जिसमें हम कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसमें कुछ टर्म्स हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ अकाउंटिंग टर्म्स जो मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि जिनका हमें पता होना, जब हम अकाउंट्स को पढ़ रहे हैं तो उसका पता होना ज़रूरी है कि उनको बोलते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है और वो क्या चीज़ें हैं। बहुत सी ऐसी बेसिक चीज़ें, तो वो हम बात कर रहे थे। अब आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक देखिए क्या है। फर्स्ट है परचेज एंड परचेज रिटर्न। स्टूडेंट्स, परचेज क्या होती है? परचेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, आपको पता है, नॉर्मली आप भी बोल दोगे यार ये तो हमें पता है कि परचेज़ का मतलब तो खरीदना होता है, मानते हैं कि परचेज़ का मतलब खरीदना। बट यहाँ पर जो आप परचेज़ से जो मीनिंग निकाल रहे हैं, इसका मतलब होता है आप ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसको आप बनाकर या बिना बनाए सेल करेंगे, उसे हम परचेज बोलते हैं। यानी कि रॉ मटेरियल लिया है तो आप परचेजेस बोलेंगे। आपने कोई जो है कोई ऐसी चीज़ खरीदी है स्टॉक के लिए, मतलब आपने अपना माल गोडाउन में डालने के लिए खरीदा है जिसको आप बेचने वाले हैं आगे, तो उसे भी क्या बोलेंगे आप? परचेज बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें है जैसे परचेज एंड परचेज रिटर्न की, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो परचेज रिटर्न का मतलब क्या हो गया? परचेज जो आपने की थी उसको रिटर्न करना। जैसे आपने रॉ मटेरियल मंगवा लिया, आपने जो है 1 लाख का रॉ मटेरियल परचेज़ किया। अब उसमें से जो है 10,000 का जो रॉ मटेरियल था वो ख़राब निकल आया, यानी कि उसमें कुछ कमियां निकल आई। तो आपने क्या किया? 10,000 का उसको वापस कर दिया, जिससे आपने माल परचेज़ किया था उसको वापस कर दिया। तो वो आपकी क्या कहलाएगी? परचेज़ रिटर्न कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या था? परचेज़ एंड परचेज़ रिटर्न। सेम एज क्या होता है सेकेंड पॉइंट में? सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स क्या होती है? सेल्स का मतलब जब आप कोई भी चीज़ बेचते हैं, नॉर्मली आपको पता होता है कि सेल का मतलब क्या है। कोई भी चीज़ जब हम बेच रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। और जब वही बेची हुई चीज़ वापस आ जाती है तो उसको क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो है वो है स्टॉक एंड इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टॉक या इन्वेंट्री का मतलब होता है वो जो है माल या वो गुड्स जो आपके पास तैयार रखा हुआ है किसी तरह से बेचने के लिए या खरीदने के लिए। अगर मैं बात करूँ इसके जो है मतलब स्टॉक की, तो वो 3 तरह से होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है वो उसमें जो हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। एक तो हो गया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि कच्चा माल, यानी कि जो कच्चा माल आपके पास गोडाउन में रखा है वो स्टॉक कौन सा हो गया? रॉ मटेरियल का। दूसरा होता है इसमें सेमी फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो माल अभी सेमी फिनिश गुड्स में आया है, यानी कि जो माल अभी ना तो पूरी तरह से बना है और ना ही पूरी तरह से कच्चा माल कह सकते हैं जिसे, यानी कि जो अर्धनिर्मित बोलते हैं ना, आधा बना हुआ माल आपके गोडाउन में रखा हुआ है, स्टॉक में रखा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? सेमी फिनिश गुड्स। एंड लास्ट होता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर आपका तैयार माल रखा हुआ है, यानी कि अभी ये बिकने के लिए तैयार है, पैकिंग है पूरी अच्छी तरह से, और जैसे ही आपका ऑर्डर मिलेगा आपको वैसे ही आप इसे बेच देंगे, वो होता है फिनिश गुड्स। तो 3 तरह से होता है। कौन सा? रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश गुड्स हो गया एंड फिनिश गुड्स हो गया। सेम है स्टूडेंट्स, 2 और बातें होती है इन्वेंट्री और स्टॉक के बारे में कि 2 तरह से, इस तरह से भी आप देख सकते हैं इसको कि ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कौन सा होता है? ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो साल के ओपनिंग में आपको मिले। जैसे स्टूडेंट्स मान लिया फाइनेंशियल ईयर है आपके पास, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। 2019 अप्रैल से 1 अप्रैल 2019 से 2020 31 मार्च तक कौन सा है? एक फाइनेंशियल ईयर है। अब 1 अप्रैल 2019 यानी 1 अप्रैल 2019 को जो आपके पास स्टॉक है गोडाउन में वो क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। और जो 31 मार्च 2020 को जो स्टॉक है आपके पास वो कौन सा हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। यानी एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक होता है वो कौन सा होता है? क्लोजिंग स्टॉक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेड मतलब व्यापारिक, रिसीवेबल मतलब जिससे आप कुछ रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो ये व्यापारिक प्राप्तियाँ होती है। इसका मतलब क्या होता है? ये 2 तरह से होती हैं। कैसे? एक तो होती है
देखिए इसको क्या पढ़ रहे हैं आप, DEBTORS। इसको डेबिटर्स नहीं बोलेंगे, ये बी जो है इसमें ये क्या है, साइलेंट वर्ड है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, डेटर्स। तो ये डेटर्स कहलाते हैं। डेटर्स का मतलब क्या होता है, डेटर्स का मतलब होता है जब आप अपना कोई भी माल सेल करते हैं, जब आप कोई भी माल सेल करते हैं, कैसे, उधार में, उधार को बोलते हैं यहाँ पर क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट सेल जब आप करते हैं, यानी उधार में जब आप माल बेचते हैं, तो जिस व्यक्ति को माल बेचा है उससे पैसा लेना पड़ेगा आपको। अब वो कहता है मैं आज पैसे नहीं पे कर पाऊंगा, मैं तो कल कर दूंगा या परसों कर दूंगा, या फिर मैं जो है महीने के बाद मुझे जब भी सैलरी मिलेगी मैं तब पे करने आ जाऊंगा। तो अब उसने माल तो ले लिया आपसे, आपका माल तो सेल हो गया, बट उसने अभी पैसा नहीं दिया, तो वो आपका क्या बन गया, वो आपका डेटर बन गया। यानी इससे क्या प्राप्त करना, आपको रिसीवेबल की बात हो रही है ना, कि रिसीव करना, इससे क्या रिसीव करना है, पैसे, क्योंकि इसने क्या लिया आपसे, माल लिया है। तो जो पर्सन कंपनी या फर्म से उधार में कुछ खरीदता है तो वो क्या कहलाता है, डेटर्स। या ये कहें कि फर्म या कंपनी की जो उधार सेल होती है उसके कारण जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेटर्स कहलाते हैं। फिर बात आती है बिल्स रिसीवेबल की। अब जो ये डेटर्स होते हैं ना स्टूडेंट, जैसे अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पर राम है, राम ने क्या किया, फर्म से 10,000 रुपये का माल खरीद लिया, ठीक है। अब फर्म के लिए राम क्या हो गया, डेटर हो गया, ठीक है, डेटर हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, उधार में माल लिया फर्म से, तो फर्म की सेल हो गई ना 10,000 रुपये की, फर्म ने सेल की 10,000 रुपये की राम को, तो राम क्या बन गया, इसका डेटर, उधार में की है इसलिए। अब क्या किया, राम ने कहा कि भाई मेरे पास है ना अभी पैसे नहीं है, मैं जो है पैसे पे करूँगा 1 मंथ बाद, 1 मंथ बाद पे करूँगा, आप चाहे तो मुझसे रिटर्न में ले लो। वो रिटर्न में लेते हैं, तो जब रिटर्न में लेंगे वो उसको लिख कर देगा, एक बिल पे लिख कर देगा कि मैं 1 महीने के बाद प्रॉमिस करता हूँ, या फिर जो है मैं रिटर्न में देता हूँ कि भाई ये पैसे मैं पे कर दूंगा। जैसे ही कोई भी डेटर कोई रिटर्न बिल देता है तो वो क्या कहलाता है, बिल्स रिसीवेबल कहलाता है, जिसको हम शॉर्ट नोट में क्या बोलते हैं, BR यानी BR बोलते हैं। जैसे क्या समझ गए स्टूडेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल मतलब जैसे आपको कुछ लेना होता है। अब 2 तरह के लोग होते हैं जिनसे पैसा लेना होता है, जिसको आप उधार में माल बेचते हैं, एक तो होता है डेटर्स और एक होता है BR। डेटर वो लोग होते हैं जिसने कुछ लिख के नहीं दिया है आपको, सिर्फ बोला है कि मैं हाँ पैसे पे कर दूंगा, आप कितने समय बाद हो जाएंगे, या जो है आप मेरे खाते में डाल दीजिए मैं देता रहूँगा। और BR वो होते हैं जो रिटर्न में आपको देते हैं, कुछ ना कुछ प्रूफ देते हैं कि हाँ हम इतने समय बाद आपका पैसा पे कर देंगे, तो वो क्या होते हैं, BR होते हैं। सेम एज अब आता है स्टूडेंट्स ट्रेड पेबल। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड वही व्यापारिक, पेबल मतलब जो पे करने हैं। देखो इसका अपोजिट आ गया, अब अपोजिट मतलब कि पहले रिसीव कर रहे थे, अब क्या करना है, पे करना है। तो जैसे यहाँ रिसीवेबल में 2 थे, वैसे ही यहाँ पेबल में भी 2 ही चीज़ें हैं। एक तो होता है क्रेडिटर, अब यहाँ पर डी जो है वो साइलेंट नहीं है, क्रेडिटर, ठीक है, जैसे वहाँ बी साइलेंट है यहाँ कोई साइलेंट नहीं है, ऐसे ही पढ़ा जाएगा, क्रेडिटर एंड BR, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, B/P, यानी कि BP भी बोल सकते हैं, BP सॉरी, बिल्स पेबल, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हमने उधार में माल बेचा है तो डेटर बने, ऐसे ही जब हम खुद उधार में माल खरीद कर लाते हैं तो क्या बनते हैं, क्रेडिटर बनते हैं। उधार में हम कैसे खरीद के लाएंगे, जैसे कोई कंपनी है, उससे हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। अब रॉ मटेरियल हमने क्या किया, हमने बोला उसे भाई जो है 2 लाख का रॉ मटेरियल दे दो हमें, और वो जो है हम उसके पैसे आपको नेक्स्ट मंथ या कुछ समय बाद पे कर देंगे। तो हम क्या वो जो कंपनी है वो हमारी क्या बन गई, क्रेडिटर बन गई, जिसको हमें पैसा देना है, क्रेडिटर बन गई। ऐसे ही वो क्या बना, अगर यही चीज़ हमने लिख के दे दी कि भाई ये 2 लाख रुपए मैं जो है 2 महीने बाद आपको इस समय पे कर दूंगा, तो अगर मैंने यही चीज़ लिख के दी तो क्या बन गए, हम उसके BP बन गए, यानी बिल्स पेबल, सॉरी वो हमारा क्या बन गया, बिल्स पेबल, कि जिससे हमें पे करना है, पैसा पे करेंगे, ठीक है। जब हम उधार में माल बेचते हैं तो सामने वाला हमारा जो है क्रेडिटर बन जाता है, और जब हम जो है उधार में बेचते हैं तो डेटर बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है कोस्ट। कोस्ट क्या होती है,
कॉस्ट का मतलब होता है परचेज पेमेंट। जब भी हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं बेचने के लिए, दोबारा रीसेल करने के लिए, वो आपकी क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है डिस्काउंट। और ये आपके जो है मैं आगे जो चैप्टर करवाऊंगी जर्नल एंट्री, उसमें भी काफ़ी अच्छे से आ जाएगा, तब भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है कुछ भी ऑफ कर देना। जैसे मान लो आप ड्रेस खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो आपको जो ड्रेस है आप बोलते हो जी इस पर कितना ऑफ है, मुझे कितना परसेंट जो है छूट मिलेगी इस पर। तो वो ड्रेस अगर मान लो 3000 की, और वो कहता है ठीक है जी मैं 10% तो आपको छूट दे ही सकता हूँ। तो 10% का मतलब क्या हो गया, आपको वो 300 रुपये की छूट दे देगा 3000 पर। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर आपने कोई 1000 रुपये का सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस गिवन है 1000 रुपये, तो उस पर वो 20% की छूट देते हैं, तो वो डिस्काउंट देते हैं, तो वो क्या ऑफ देते हैं, तो वो क्या हो गया 200 रुपये की ऑफ हो गई। जैसे आप बुक्स वगैरह लेने जाते हैं तो बुक्स पे एक कंफर्म डिस्काउंट रेट होता है कि इतना % डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो होती है छूट आपको। अब क्या होती है डिस्काउंट जो है वो दो तरह का होता है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट वो होता है स्टूडेंट्स, आप माल उधार ले रहे हैं या कैश ले रहे हैं, इस बात का इस डिस्काउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये डिस्काउंट मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आपने बुक्स खरीदी और बुक्स पर एक जैसे मान लो 10 या 15%, मैं सपोज करके बता रही हूँ स्टूडेंट्स, मुझे ध्यान नहीं अभी कितना % होता है, छूट होती है बुक्स पे। तो आपने जैसे बुक्स खरीदी, उस पर जो डिस्काउंट मिलेगा ना, वो आप उधार खरीदेंगे तब भी मिलेगा, आप कैश लेंगे तब भी मिलेगा, तो वो कंफर्म आपको छूट मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है वो सिर्फ कब मिलेगा, जब आप कैश में माल खरीदेंगे। अब जैसे देखिए मान लो स्टूडेंट्स, आपने परचेज़ किया कुछ 10,000 का, कोई भी चीज़ जो है आपने 10,000 में परचेज़ कर ली। अब उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया, 1000 रुपये, तो ये बन गए आपके 9000 रुपये। अब आप कहते हो जी 9000 रुपये तो मैं अभी पे नहीं कर सकता, मैं तो बाद में पे करूँगा। दुकानदार कहता है ठीक है, अगर आप बाद में पे करोगे तो आपको पूरे 9000 पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप मुझे अभी पैसे दे देते हो तो मैं आपको 10% और डिस्काउंट दे दूँगा। इट मीन्स आपको जो अभी अगर आप मुझे पैसे देते हो तो मैं आपको 9000 पे करने की ज़रूरत नहीं है, 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 9000 पे 10% 900 रुपये। तो यानी अगर आप अभी पेमेंट करोगे तो आपको 8100 यानी कि 8100 आपको जो है पेमेंट करनी पड़ेगी। तब जो है पर्सन सोचेगा कि ठीक है, जब हमें इतनी छूट मिल रही है तो क्यों ना कैश पेमेंट ही कर दूँ, तो वो कैश पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये क्या होता है डिस्काउंट, कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको हर कंडीशन में मिलेगा, चाहे आप उधार ले रहे हैं या कैश ले रहे हैं, बट कैश डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, जब आप कैश लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा एंट्री। एंट्री क्या होती है, कोई भी ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस में की जाती है उसको जब हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एंट्री कहलाती है। नेक्स्ट है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट क्या होते हैं, अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, आपने उधार में माल सेल किया, ठीक है, यानी कि क्रेडिट सेल किया, आपने उधार माल बेचा, इस क्रेडिट सेल से क्या बने, आपके डेटर बने। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल में बताया, जैसे राम को आपने उधार में माल बेच दिया 10,000 रुपये का, अब राम क्या बन गया, आपका डेटर बन गया। अब ये डेटर जो है ये जो है इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर किसी भी रीज़न से ये पैसे पे नहीं कर सकता। जैसे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो उधार में माल ले जाते हैं और वो फिर हम मांगते रहते लेकिन वो पैसे पे नहीं करते, वो ढीठ हो जाते हैं, मतलब देना ही नहीं चाहते या दे नहीं पाते, उनके कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। तो वो जब पैसे नहीं आते तो पैसे क्या हो गए, डूब गए। ठीक है, वो पैसे जब डूब जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, डूबतरीन, यानी कि बैड डेप्ट कहलाते हैं। बैड डेप्ट यानी ऐसे डेटर जो पैसा पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। आपने सुना भी होगा कि हाँ मार्केट में देखो वो वाली दुकान तो दिवालिया हो गई, वो आदमी दिवालिया हो गया, मीन्स उसके पास अब कुछ नहीं बचा, वो इज़ नॉट ए पोसेशन टू पे अस, जो हमें कुछ भी पे नहीं कर सकता। डिसाइडेड बाय कोर्ट, जिसने कोर्ट ने डिसाइड कर दिया भाई वो अब हमें कुछ पे नहीं कर पाएगा, तो ऐसे बंदे को क्या कहेंगे, दिवालिया हो जाना, यानी इंसॉल्वेंट हो गया वो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मर्केंटाइज, इसको मर्चेंटाइज भी बोल सकते हैं आप। इसका मतलब था गुड्स फॉर रीसेल, जो रीसेल के लिए माल बेचा जाता है।
एंड लास्ट जो हमारा आज का पॉइंट है वो आता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जो है बिजनेस करते हैं, जैसे घोड़े हैं, खच्चर है, मतलब इस तरह की चीज़ें रखते हैं, जैसे मुर्गियां हैं, इस तरह की चीज़ें रखना जो जानवर से रिलेटेड होती है, जो लिविंग उसमें आती हैं, लिविंग स्टॉक्स में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक बोलते हैं। ये थे आज की हमारी वीडियो स्टूडेंट्स, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर के जो है सेकंड पार्ट की बात की है। अभी आगे इसका एक पार्ट और आएगा, तो आप जो है वेट कीजिए उस वीडियो के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।